उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश के समर्थन में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। आज वो लखनऊ में थी। उन्होंने अखिलेश यादव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने समाज के हर वर्ग से, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग से एक होकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और यह कहा कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में गंगा में बहकर उत्तर प्रदेश से कई लाशें मिली, जिसका अंतिम संस्कार वहां की सरकार ने करवाया। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच में एक डील भी हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं तो देश से बीजेपी को भगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब मिलकर बीजेपी को देश से भी हटा देंगे। 3 मार्च को वो बनारस आ रही हैं और एक और सभा अखिलेश यादव के साथ वहां पर वो करेंगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच में एक गठबंधन हुआ है, जिसके तहत एक सीट टीएमसी को ललितेश पति त्रिपाठी के तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी को मिली है। तो यह गठबंधन आगे और कितना जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और हुई, जब ममता बनर्जी से पूछा गया कि क्या वो उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने इसका सीधे सीधे खंडन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये सारी चीज़ें वो इस चुनाव के बाद अखिलेश यादव के साथ मिलकर तय करेंगी। यानी कहीं ना कहीं इशारा है कि हो सकता है कि 2024 में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दें। कैमरा पर्सन राज के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। 2022 के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी। इस समय अजगरा विधानसभा के जो प्रत्याशी टी राम जी हैं, उनसे जानते हैं। टी राम जी, सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कष्ट किया और हमारी बात जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। टी राम जी, ये बात करना चाहेंगे कि 2022 का चुनाव, विधानसभा जो चुनाव है, किस तरह की चुनौतियां आपके पास में हैं? क्योंकि आप पूर्व में भी यहाँ विधानसभा 2012 से लेकर के 17 तक चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, और विधायक भी रहे हैं। इसके बाद आपने 2019 में मछली शहर से सांसद का भी चुनाव लड़ा। अभी की क्या परिस्थितियां हैं और किस तरह आपके पास में चुनौती रहेगी? अभी प्रदेश में और देश में 2 इंजन की सरकार चल रही है, और ये डबल इंजन की सरकार जो है आत्मनिर्भरता की ओर सारे देश और प्रदेश को ले जाना चाहती है। यहाँ के हर व्यक्ति को खुशहाल देखना चाहती है। हर व्यक्ति, हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो, या तो वो सर्विस में हो या दूसरा वो अपने पैरों पर खड़ा हो। ये सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की, और हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पार्टी की नीतियों को, रीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में विकास की धारा बहे, ये तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने खुद ही तय कर लिया है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि जितना संभव हो सकता है उसमें जो विकास बाकी रह गया है उसको मैं कराने का प्रयास करूँगा। अगर हम बात करते हैं कि इस समय जो स्थिति है, आपके साथ में कंपटीटर कौन रहेगा? किसको आप अपना कंपटीटर मानते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई हमारे सामने बहुत बड़ा कंपटीटर है, क्योंकि 2017 में जो कंपटीटर थे हमारे, आज वो जनता की निगाहों में बुरी तरह से गिर चुके हैं। उन्होंने कोई क्षेत्र में विकास का काम किया नहीं है, तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कंपटीटर हमारे सामने है, और जनता हमारे साथ है। अगर आप जाकर क्षेत्र में खुद भी सर्वे कर लें तो ये आपको आभास हो जाएगा कि जनता, कम से कम 70% जनता हमारे साथ आज की तारीख में है। जी बिल्कुल, ये टी राम जी थे जो अजगरा के भाजपा से प्रत्याशी हैं, और इन्होंने मतलब जो चुनाव की जो घोषणा होने के बाद जो है, इन्होंने बताया है कि लगातार जो इनके मुद्दे होंगे वो जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो करते चला है उसके कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर जी लगातार लोगों को कहीं न कहीं एक तरीके से जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी बात बेखौफ तरीके से लोगों के बीच रखते हैं। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लता मंगेशकर जी के स्मारक को लेकर लगातार जो है, कोई हाँ करे कोई ना करे, उनके स्मारक को शिवाजी पार्क में बनाने के लिए आप इसका समर्थन करते हैं, आप इसके विरोध में हैं? देखिए, लता मंगेशकर का स्मारक जो है वो कहीं भी बन सकता है, लेकिन शिवाजी पार्क मैदान जो है वो खेलने का मैदान है। बचपन से हम लोग उसमें खेलते हैं।
कई बच्चे वहां पर खेल चुके हैं। उस ग्राउंड में जो है वो कई नेशनल इंटरनेशनल लीडर्स भी बना, तो उचित है कि वो ग्राउंड में रहे। सरकार का अगर लता मंगेशकर का कोई मेमोरियल बनाना है तो दूसरी जगह बनाए इस पे। सर जिस तरीके से बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, लोग दलित वोट के लिए या हम कहें एसटी ओबीसी या एससी सभी को घेरने का जो है तरीका शुरू किया जाएगा, तो आप इसके कितने खिलाफ हैं कि जब जो है वोटिंग का समय आता है तो ऐसे सभी लोगों को यहाँ पर आने की जरूरत पड़ने लगती है? देखिए, इस बात को जो है मैं कहूंगा कि ओबीसी ने अपने आप में जागरूक होना चाहिए, दलितों ने भी अपने आप जागरूक होना चाहिए। इस बात को कहीं ना कहीं तो भी अपने दिल दिमाग में उतारना चाहिए कि हम लोग इस देश की धुरा जो है वो अपने हाथ में दें, धरोहर जो है वो अपने हाथ में दें और दूसरे पर हम निर्भय न। प्रकाश आंबेडकर जी ने साफ कहा है कि चाहे चुनाव कहीं का भी हो, वो अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, अपनी रणनीति जो है वो लोगों के बीच लेकर जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बबलू राउत के साथ प्रेमलता मौर्य, न्यूज इंडिया। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि कहीं उनकी गाड़ी कमाई से ख़रीदा गया मोबाइल चोरी ना हो जाए या उनकी जेब ना कट जाए। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसीलिए कि रेलवे पुलिस ने एक बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है। अगर आपका मोबाइल चोरी होता है तो आपको ट्रेस करके दिया जाएगा। आपको शायद हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, इसीलिए हम बात करने के लिए रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद साहब के पास में आए हैं। सर, जो मैंने कहा क्या वो सच है? जी बिल्कुल। देखिए, मोबाइल सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। आज के दौर में आपके जितना भी डेटा रहता है, सारा सारा डेटा भी उस मोबाइल में रहता है। और मैं समझता हूँ कि मोबाइल अगर एक दिन ख़राब हो जाए तो आदमी के हाथ पांव कट गए ऐसा लगता है। अब चूँकि हमारे पास कंप्यूटर की जो संख्या है 70 लाख 75 लाख कभी 80 लाख तक भी जाती है, तो उसमें करीब करीब शायद ही कोई आदमी होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। और ये थेफ्ट भी बड़े पैमाने पे होते हैं। जो अगर आप देखिए अराउंड हमारा 98% जो ऑफेंस है वो थेफ्ट का है और मोस्टली मोबाइल थेफ्ट का है। तो यहाँ पे एक प्रथा थी, कई जगहों पे होती है कि आप जाइएगा तो मिसिंग दाखिल किया जाएगा। तो हम लोगों ने और जीआरपी में एक पॉलिसी डिसीजन पिछले कई सालों से ले रखा है कि हमारी जो है हम उसको ऑफेंस दाखिल करेंगे क्योंकि आपका सामान चोरी हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हम ज्यूरिसडिक्शन पहले नहीं देखेंगे, हम पहले गुना दाखिल करेंगे, केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पता लगता है कि ये किसी और ज्यूरिसडिक्शन का है, मुंबई सिटी का है, थाने सिटी का है या थाने ग्रामीण का है या किसी और मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट का है या जिधर का भी है, तो फिर हम उसको वहाँ वर्क करेंगे विद ए लेटर कि ये हमने केस दाखिल किया है, ये हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इसमें हमारा ये कंक्लूजन है, इसके बेसिस पे आप आगे देखें। इसके अलावा एक और बात क्या होती है कि जैसे जो मोबाइल्स नहीं मिलते हैं तो वो फाइनल हो जाते हैं, ए फाइनल जिसको हम कहते हैं कि आरोपी नहीं मिला, और वो फॉरगेटन हो जाते हैं। जबकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान का जनरल जो लाइफ है वो 5 साल तो कम से कम होता है, कई उससे भी पुराने लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने जो पुराने केसेस है जो अनडिटेक्टेड थे उसको फिर से रिव्यू लिया और फिर से उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। और मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में हमने मोबाइल्स रिकवर किए हैं और ये मोबाइल्स हमने उसके जो ओनर हैं उनको हैंडओवर भी किया है। तो देखा आपने, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर रेलवे में सफ़र करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गैर जिम्मेदार नागरिक बने। अभी भी आपको ज़रूरत है अपनी जिम्मेदारी निभाने की और एक जागरूक इंसान बनने की। इसमें मुंबई से कैमरा पर्सन अब्बास के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अरुण कौशिक। यूपी चुनाव को लेकर आज लखनऊ में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें किसानों के लिए भी बड़े वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र में कहा गया है कि अगले 5 साल तक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने के लिए स्कूटी दी जाएंगी। ऐसे तमाम लोक लुभावने वादे किए गए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव जी है। सुखराम जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें किसानों की भी बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, इसके अलावा जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं। देखिए, एक पार्टी ऐसी है समाजवादी पार्टी जो गांव गरीब किसान की बात करती है, और ये किसानों की बात कब से करती है, जब से चौधरी चरण सिंह रहे, माननीय मुलायम सिंह जी रहे। और आज की स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के लोग
हमेशा किसानों की समस्याओं से जूझते रहें, लड़ते रहें। अब भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू किया, हो सकता है आगे कोई ये काम करे। मैं अभी नहीं कह सकता इतनी बातों पर कि इतनी वादे में कितने खरे उतरेंगे, हमें इसमें संदेह है। आपको लगता है कि किसानों के लिए जो बात की गई है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है 10 फरवरी को, ऐसे में 2 से 3 दिन पहले संकल्प पत्र जारी करना, क्योंकि पश्चिमी यूपी में माना जा रहा है कि किसान बीजेपी से थोड़े से नाराज है, चाहे गन्ने के भुगतान की बात करें या फिर बिजली के जो दाम बढ़े उसको लेकर हो। लेकिन ये जो वादे किए गए, इसका इफेक्ट जो है जो पहले फेज में चुनाव होंगे उस पर पड़ सकता है। एक संकल्प पत्र जारी करने का अधिकार तो पार्टी को होता है, और जब चाहे जारी करे, उसमें हम नहीं कह सकते कब जारी कर रहे हैं। जारी उन्होंने किया और उन्होंने वादे किए, उन वादों को किस प्रकार से निभाएंगे वो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, उस परंपरा पालन हर दल करता है। भारतीय जनता पार्टी वही काम किया है। फिलहाल आप भी सर यूपी में जा रहे होंगे, क्या कुछ माहौल दिख रहा है? क्योंकि इस बार लग रहा है कि जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है और बीजेपी के बीच में दिख रही है। ये जो कि मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की है, और उत्तर प्रदेश में ये हमारी समाजवादी पार्टी उसका मुकाबला कर रही है। उसमें कुछ दल सहयोग कर रहे हैं, कुछ दल विरोध कर रहे हैं। अब कितना सहयोग मिलता है, कितना विरोध होता है, उसके अनुसार ही रिजल्ट आएगा। आखिरी सवाल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो लगातार जयंत चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो जोड़ी है वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी, खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें? इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो बिल्कुल सुखराम यादव जी ने कहा कि ये जो जोड़ी है इसका असर बीजेपी के ऊपर जरूर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आज जो संकल्प पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, उन वादों को सरकार अगर आएगी तो किस तरीके से पूरी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनाव से पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तरीके के लोक लुभावने वादे देकर जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास जरूर करती हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 जारी कर दिया है। इसी मंच से अब से कुछ देर पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के तमाम संकल्पों को पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, राजनीति से अपराधीकरण दूर हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासनिक अमले में भी जो राजनीतिकरण था उसे भी योगी सरकार ने दूर किया है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। अमित शाह ने बताया कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर किसी का ख्याल भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में रखा गया है। करीब 2 करोड़ सुझाव आए थे, जिसके बाद चयन करके और इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते संकल्प पत्र में 282 वादे किए थे, 282 संकल्प लिए थे, जिसमें अमित शाह का कहना है कि 92% वादे, 92% संकल्प पूरे हुए हैं। और इसी क्रम को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी अपनी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और वर्तमान में जो संकल्प पत्र आज जारी किया गया है उसे भी आगे आने वाले 5 सालों में लागू किया जाएगा। वो वादे इरादे भी पूरे किए जाएंगे जो आज इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के रूप में जनता के सामने रखे हैं। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर के प्रशासन ने अपने तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। अगर बात करें 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और उसके लिए आज शाम से प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरीके से थम गया। हालांकि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। ये ग्रेटर नोएडा का रघुपुरा जो इलाका है, गाँव है, वो गाँव है और इस गाँव में पहुँच करके योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया अपना। खास करके अगर बात करें इस हिस्से की तो ये गांव जो है, यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पे जो जाट मतदाता हैं, ठाकुर मतदाता हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और पहले चरण की अगर मैं बात करूँ तो पहले चरण के लिए जो तैयारियां हैं, चुनाव को लेकर के जो बंदोबस्त हैं वो पूरी तरीके से किए गए हैं। कुल जो है पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होगी और 10 फरवरी को जब ये वोटिंग होगी, इसमें अगर प्रत्याशियों की मैं बात करूं तो 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी यूपी का पूरा क्षेत्र आ जाता है पहले चरण में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। पहले चरण के
चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। और उसके बाद से अगर हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी हो या फिर गठबंधन की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। ग्रेटर नोएडा में लगातार योगी आदित्यनाथ ने प्रचार प्रसार किया और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गए। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, ग्रेटर नोएडा। 2022 को लेकर आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इन दोनों के घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों में समान हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली को लेकर हो या फिर रोजगार के वादों को लेकर। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र बताया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अमित शाह ने जारी किया। इस घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को विपक्षी दलों ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडे के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया गया है और उन्होंने इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के भी घोषणा पत्र को भारतीय जनता पार्टी ने झूठ का पुलिंदा बताया है, यानी कि सभी अपने अपने घोषणा पत्र को सबसे बेहतर और दूसरे के घोषणा पत्र को झूठ बता रहे हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चुनाव है वो थम जा रहा है, उसके बाद कितनी तैयारी है चुनाव आयोग की? जी हाँ, आज सायं 6 बजे के बाद से 48 घंटे का जो साइलेंस पीरियड होगा, इसमें प्रचार गतिविधियां नहीं होंगी। और प्रथम चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों के लिए 10 तारीख को मतदान होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। और इस क्रम में सुरक्षा से लेकर के बूथ पर पोलिंग पार्टियों के पहुंचाने के और बूथ की व्यवस्था के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। दिनांक 9 तारीख अर्थात कल पोलिंग पार्टियां अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। और आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस जो हमारे मतदाता हैं वे सभी लोग अपना मतदान अवश्य करें। और यदि किसी का वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम गया है, नहीं मिल रहा है और जिनका मतदाता सूची में नाम है, तो ऐसे लोग भी निश्चिंत रहें और कोई फोटोयुक्त आईडी, इसमें 12 विकल्प दिए गए हैं, जैसे जॉब कार्ड, नरेगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस आईडी, इसमें से कोई एक अपना पहचान पत्र फोटोयुक्त आईडी का लेकर जाएं और अपना मतदान अवश्य करें। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। चुनाव है वो पंजाब में फतेह रैली का एक आयोजन किया गया, वर्चुअल रैली थी। देश के प्रधानमंत्री ने इस रैली को संबोधन किया। लुधियाना के केंद्रीय कार्यालय में इस रैली का आयोजन किया गया था। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी जुड़ चुकी है। किस तरह देखते हो जो रैली हुई है, क्या रैली से असर पड़ेगा? हम पंजाब की बात करें, रैली से प्रधानमंत्री जी का चेहरा जो है वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है और उस प्रेरणा स्रोत चेहरे की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में उत्साह आएगा और लड़ने की ताकत बढ़ती है। और साथ ही जनता को जिस विश्वसनीय चेहरे की तलाश है वो विश्वसनीयता प्रधानमंत्री जी के चेहरे में सबको मिलती है। रैली से एक उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री कुछ घोषणाएं कर सकते हैं पंजाब के लिए, लेकिन इस प्रकार चल रहा है, चुनाव के बीच में कोई घोषणा नहीं होती। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है पंजाब की, अगर न्यू की बात करे तो फतेह करेगी? जो रैली का नाम फतेह था, बिल्कुल, जब रैली का नाम फतेह है तो फतेह ही होगी। धन्यवाद जी। मीनाक्षी लेखी जी केंद्रीय मंत्री से कहा कहीं ना कहीं रैली का नाम फतेह था तो हम पंजाब फतेह करेंगे। अब पंजाब फतेह होता है कि नहीं होता, ये तो 20 तारीख के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि 10 मार्च को वोटें का रिजल्ट आना है, तब हम देखेंगे कि पंजाब फतेह होता है कि नहीं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस रैली को लेकर बड़ा उत्साह दिखा रही थी, जिसको लेके लुधियाना के केंद्रीय कार्यालय में इस रैली का आयोजन किया। लुधियाना से न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंद सरावना की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने आज अपना बहुप्रतीक्षित वचन पत्र जारी कर दिया। आज इस 2022 के लिए इस वचन पत्र में 22 संकल्प लिए गए हैं, जिसमें खास तौर पर 300 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री देने का वादा है। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। एक डेब्ट रिलीफ एक्ट बनाया जाएगा और अखिलेश का दावा है कि उनकी सरकार अगर आती है तो 2025 तक वो किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। इसके अलावा 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। संविदा पर जो भर्तियां हैं उनको खत्म करके परमानेंट नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। बच्चियों की पढ़ाई पीजी तक मुफ्त करने का वादा है, लैपटॉप देने का वादा है 12वीं पास को। इस तरह के तमाम वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि ये कोई पॉपुलिस्ट मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि हमने इसको कैलकुलेट किया है। और बजट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है लगभग 6 लाख करोड़ का हर साल का आ रहा है और इन योजनाओं पर खर्च करने पर साल में
ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 करोड़ का खर्च आएगा। इसलिए ये कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, बाकायदा कैलकुलेट करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि जनता इस मैनिफेस्टो पर कितना एतबार करती है। 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो ये पता लगेगा कि अखिलेश के इन वादों पर जनता ने कितना भरोसा किया। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही है। बीजापुर में आईईडी धमाका हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं। माओवादियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया है। और जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक 4 सुरक्षा बल जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 4 जवान जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने इस आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो आईईडी धमाका हुआ है उसमें सीआरपीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल बर्फीले तूफान में फंसे 7 जवान शहीद हो गए हैं। एक गश्ती दल में शामिल थे सैन्यकर्मी। मौके से निकाले गए सभी जवानों के पार्थिव शरीर। रविवार को आए हिमस्खलन में फंस गए थे जवान और फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि 7 जवानों की जान नहीं बचाई जा सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 7 जवानों के शव बरामद किए गए।